Welcome to the IS Next. हेलो पीपल, मैं अवंतिका शुक्ला वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो भी चेंजेस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इमरजेंसी प्रोविजंस में आए थे उनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो लिया गया है जर्मनी से। ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इनमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आते हैं, जिनमें से आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, आर्टिकल 356 डील करता है स्टेट इमरजेंसी से, और आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, जो अभी तक कभी भी इम्पोज नहीं की गई है। अब हम ये जानेंगे कि क्या सिर्फ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही इमरजेंसी में चेंजेस की बात करता है तो नहीं। इसके पहले 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा चेंजेस किए गए थे। इट एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स इवन दो एन एमरजेंसी इज ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। तो इमरजेंसी अगर ऑलरेडी चल भी रही है तो भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो दूसरे किसी भी ग्राउंड से इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके द्वारा जो चेंजेस आए वो इस प्रकार से हैं। इट एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई और वेरी नेशनल इमरजेंसी। अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द इम्पोजिशन और रेवोकेशन वर पॉसिबल। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल इमरजेंसी को लगाने एवं इमरजेंसी को हटाने का प्राविधान था, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को ये एम्पावरमेंट मिला कि वो चेंजेस कर सकते हैं इमरजेंसी में। अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कुड हैव imposed national emergency only over complete territory of India. This amendment enabled him over a part of the country. तो पहला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जब भी कोई भी इमरजेंसी लागू करने की बात की जाती थी तो उसे पूरी टेरिटरी पर लागू करने की बात की जाती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी टेरिटरी के किसी पार्ट पे इमरजेंसी लागू कर सकता था। अब हम चेंजेस देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर हम इमरजेंसी के ग्राउंड्स में देखें तो पहले जो ग्राउंड दिया हुआ था वो थे वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज किया आर्म्ड रिबेलियन से, मतलब सशस्त्र विद्रोह। सेकेंड, इन 1975 national emergency was declared only on the advice of prime minister who advised the president without consulting the cabinet ministers. तो 44th अमेंडमेंट के पहले, जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1975 के दौर में जब इमरजेंसी लागू करी थी तो उसमें उनके पास ये पावर था कि उन्होंने बिना कैबिनेट मिनिस्टर्स को कंसल्ट किए इमरजेंसी लागू कर दी थी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस गिवन बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स इन राइटिंग। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स राइटिंग में दे तो ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 months बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहले का जो प्रोविजन था उसमें 2 महीने के अंदर इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने की बात की गई थी। After 44th constitutional amendment, the proclamation of emergency must be approved within 1 month by resolution of both the House of Parliament. अब जो वो 2 महीने का समय था उसे घटाकर 1 महीने का समय कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, proclamation of emergency must be approved within 2 months by resolution of both houses by the Parliament. Such resolution must be passed by simple majority. तो जो पहले इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन था वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही पास कर दिया जा सकता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 month बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज बाय द पार्लियामेंट। सच रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। बाद में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। Now protection will be available only for those acts which are done under the statutes which are specifically related to emergency. तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अगर हम देखते हैं तो जो ये नया प्रोटेक्शन था वो सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए अवेलेबल था जो कि स्टैट्यूट के अंदर आते हैं और जो स्पेसिफिकली रिलेटेड हों इमरजेंसी से। सिक्स्थ, देयर वाज नो लिमिटेशन पीरियड फॉर इमरजेंसी।
हम अगर पहले की बात करें, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया गया था इमरजेंसी के लिए। वंस इमरजेंसी अप्रूव्ड, इट बिकेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव हाउ लॉन्ग इट वुड बी कंटिन्यू। तो पहले ये एग्जीक्यूटिव के पास पूरा पावर होता था कि वो जब तक चाहे तब तक नेशनल इमरजेंसी को लागू रख सकता है। इसका एग्जाम्पल है 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच में जो पहली बार इमरजेंसी लागू की गई थी। दूसरी बार जब 1971 से लेकर 1977 के बीच में इमरजेंसी को लागू किया, जो कि ऑलमोस्ट 6 years तक चला। Now once emergency is approved by parliament, it would be continued for 6 months. अब अगर इमरजेंसी लागू की जाती है तो वो 6 महीने तक चलेगी, और अगर हम 6 महीने से ज़्यादा उसे बढ़ाना चाहें तो उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। 7th क्लॉज, आर्टिकल 358, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी ग्राउंड, आर्टिकल 19 वॉज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19 कैन ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली इन 2 cases. First, when national emergency is declared either on the ground of war or external aggression. आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ 2 केसेस में किया जाएगा, या तो वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को अब सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्लॉज 8 आर्टिकल 359 से रिलेटेड है। द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड किया जा सकता है। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो जैसे कि आर्टिकल 359 में दिया गया है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 29 को छोड़कर बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। अब अगर हम लास्ट क्लॉज की तरफ देखें तो इसके अंतर्गत कहा गया है, आर्टिकल 360 क्लॉज 5, डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज फाइनल एंड कंक्लूसिव। मतलब जो भी कोर्ट का डिसीजन होता था वो फाइनल और कंक्लूसिव माना जाता था। फिर 44th अमेंडमेंट के बाद से आर्टिकल 360 क्लॉज 5 को ओमिट कर दिया गया, और अब प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आर्टिकल 360 क्लॉज 2 उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अवंतिका शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।